हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 7 को। और दोस्तों, अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना हो। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि वह कोण जो है वह x है। यहाँ से संपूरक कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस का x हो जाएगा। और वही बोल रहा है कि उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक का 1/4 गुना हो, यानी कि x जो है वह 180 माइनस एक्स का 1/4 गुना है। ये गुण भागा में इधर जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 4x बराबर में 180 माइनस का x। यहाँ से x को एक तरफ लेकर आएंगे, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 4x प्लस x बराबर में 180 डिग्री, यानी कि 5x बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि x बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों 180 बटे में 5, यानी कि ये कट जाएगा 36 बार में, यानी कि वह कोण जो आ गया वह 36 डिग्री आ गया। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका 4 कंपनियों की 5 साल की बिक्री मिलियन में को दर्शाता है। तालिका पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। इसमें कि पहला प्रश्न है, कौन सी कंपनी जो है वह 1985 से 1988 तक अपनी बिक्री में एक क्रमिक वृद्धि दर्शाती है, कि लगातार वृद्धि अपने कंपनी में कर रही है। यहाँ से टीओ में देख लेते हैं कि 1985 से 88 तक इसका वृद्धि कितना है। इसका वृद्धि है टीओ का 400 है, फिर 300, यानी कि ये घट जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। और एचओ का देखते हैं तो 1985 से 88 के बीच 220 है, ये 250 है, और फिर 1987 में 225 हो जा रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा आंसर। और केओ का देख लेते हैं, केओ का है पहले 1985 में 210, फिर 86 में 250, 87 में 270 और 1988 में 300, यानी कि केओ का जो है वो लगातार वृद्धि दर्शा रहा है। और ये वाईओ को देख लेते हैं तो वाईओ में है 240, उसके बाद 150, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, केओ। केओ किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पिछले 3 वर्षों में केओ और एचओ की कुल बिक्री में क्या अंतर है। तो देख लेते हैं केओ और एचओ की अंतिम वर्ष में कुल बिक्री। तो केओ का कुल बिक्री कितना है अंतिम वर्ष में, 250, 270 और 300 है। केओ का कुल बिक्री जो है वह है 250, प्लस का है 270 और प्लस का है 300। इससे कुल बिक्री कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 70 और 50 120, यानी कि हासिल 1 3 2 5 2 7 और 1 8, यानी कि 820। वहीं एचओ का देख लेते हैं, एचओ का है कुल बिक्री 250, 225 और 350, यानी कि प्लस का 250, प्लस का 225 और प्लस का 350। एचओ का कितना है, ये अंतिम 3 वर्ष में इसका कुल बिक्री हो जाएगा 5 5 2 7 और 5 12, 2 हासिल 1 3 2 5 2 7 और 1 8। एचओ का टोटल बिक्री जो है वो 825 है और केओ का 820 है। तो इनमें अंतर देख लेते हैं, तो अंतर कितना का हो जा रहा है इन दोनों में, अंतर हो जा रहा है 5 का, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरे से सबसे कम है। तो देख लेते हैं पहले 3 वर्षों में, कितना है, टीओ का 350 है, 400 है और फिर 300 है। और एचओ का देख लेता है, इसका 170, 220 और
250। और केओ का देख लेते हैं, इसका 230, 210, 250। और वायु को देख लेते हैं, इसका 300, 240 और 150 है। इनकी सबसे कम किसका लग रहा है? ये लग रहा है एचओ का, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात करें। 48 को सभी गुणनखंड कितना है? वो है 48 के गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 8 है। फिर उसके बाद कितना है दोस्तों? उसके बाद है 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 24 है और 48 है। ये टोटल कितना आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो दोस्तों माध्यिका निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक बतलाए थे कि इन संख्याओं का जो बीच वाली संख्या होगा वही माध्यिका हो जाएगा। यहाँ से माध्यिका निकाल लेंगे। माध्यिका बराबर में हो जाएगा, इधर से 4 अंक कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से 4 अंक कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा कितना दोस्तों हमारे पास? वो बचा 6 और 8, यानी कि बीच वाली संख्या 6 और 8 और बट्टे में 2, यानी कि 14 बट्टे में 2। तो ये दोस्तों कट कर जाएगा 7, यानी कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका जो है वो 7 है। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 + 2xy² और -5xy प्लस x² और माइनस का 2xy² के योग में से 6x² माइनस का 9xy² और प्लस का 3xy - 5 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ये पहले किसका योग बोला है? पहले इतना का योग और इतना का योग, यानी कि 4 + 2xy² और जोड़ना है -5xy प्लस का x² और माइनस का 2xy²। इसको जोड़ने पर दोस्तों आ जाएगा हमारा 4 + 2xy और ये -2xy। ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 प्लस का x² और माइनस का हो जाएगा 5xy। और इसको दोस्तों 6x² - 9xy² प्लस 3xy और -5 घटाया जाता है, यानी कि 6x² और माइनस का 9xy² प्लस का 3xy और -5 को घटाया जाता है। तो घटाने पर दोस्तों माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो दोस्तों यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये माइनस के 5xy है, ये माइनस का 5xy है और ये माइनस का 3xy है। इनके यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 8xy, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का x² है y है और यहाँ पर माइनस 6x² y है। इनके माइनस 6x² y में से x² y जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस का 5x² y और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 9xy² और ये हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस का 4, यानी कि प्लस का 9। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है सी, क्योंकि सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट सप्ताह में दर्ज किया गया तापमान नीचे दिया गया है। रविवार को है 28, सोमवार को है 32, मंगलवार को है 35 और बुधवार को है 30, बृहस्पतिवार को 31, शुक्रवार को 29 और शनिवार को 29 है। तो बोला है डिग्री सेल्सियस में सप्ताह का औसत तापमान कितना था। यार तो दोस्तों यहाँ से औसत निकाल लेते हैं, यानी कि औसत तापमान हो जाएगा टोटल संख्याओं का योग और बट्टा में टोटल संख्या, यानी 28 प्लस का 32 और प्लस का हो जाएगा 35 प्लस का 30 और प्लस का
31 प्लस का 29 और प्लस का 29 और टोटल संख्या कितना है, यह है 7 यानी कि बट्टे में 7। यहाँ से इसका योग हो जाएगा कि 8 2 10 5 15, 15 और 1 16, 16 9 25, 25 और 9 34, 34 के 4 हासिल 3 2 5 2 7 3 10 3 13 3 16 3 19 और 2 21, इनकी 214 बट्टे में हो जाएगा 7। ये दोस्तों कट जाएगा 70 21 0 7 5 35 और ये 7 7 49 यानी कि 30.57। यहाँ से 1 दशमलव के बाद ही एक अंक तक है। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। तो वो संख्या दोस्तों कौन हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन अगर एक को देखते हैं तो 15 चौके 60 यानी कि ये पूरा पूरी कट जाएगा, इसमें शेषफल एक भी नहीं बचेगा। और बी में देखते हैं कि इसको भाग देते हैं 15 से, 15 चौके 60, यहाँ पर बच रहा है शेषफल 5, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी में देख लेते हैं, ये हो जाएगा 15 चौके 60 यानी कि 9 बच रहा है शेषफल, और ये 20 60 इसमें भी शेषफल 9 बच रहा है। यानी कि यहाँ तक हमारा ऑप्शन सी अभी तक सही उत्तर है। फिर अगला चेक कर लेते हैं। अगला है 309, 309 बटे में 15 करेंगे, ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 0 3 और इसको कटाते हैं तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 20 5 100, शेषफल 3 बच रहा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21 आमों के पेड़ों, 42 सेब के पेड़ों और 56 नारंगी के पेड़ों की पंक्तियों में इस तरह से लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक एक किस्म के समान पेड़ हो। उपर्युक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता है, यहां से निकाल लेंगे। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या बराबर में हो जाएगा टोटल पेड़ों की संख्या, क्योंकि टोटल पेड़ों की संख्या और बटे में हो जाएगा इन सभी का एसीएफ। टोटल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 है, ये 42 है और ये 56 है। 6 2 8 और 1 9, 5 4 9 और 2 11 यानी कि 119। और इन सभी के एसीएफ कितना हो जाएगा, इन सभी का एसीएफ हो जाएगा दोस्तों 21 42 और 56 का 7, क्योंकि बट्टे में हो जाएगा 7। ये दोस्तों कट जाएगा 17 7 19 से, यानी कि न्यूनतम पंक्ति की संख्या जो आ गया वह 17 आ गया, इसलिए ऑप्शन सी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिनों में किया गया कार्य और x + 1 व्यक्तियों द्वारा x + 2 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात जो है वो 5:6 के अनुपात में है। तदनुसार x कितना है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे MDH यानी कि मैन इंटू डी इनकी दिन और इंटू एच की आवर या घंटा और बट्टे में W1। तो पहले के कितना है x - 1 व्यक्तियों द्वारा, x - 1 व्यक्ति जो है वो काम करते हैं x + 1 दिनों तक, और वहीं जो है दूसरा वो x + 1 व्यक्ति जो है वो कार्य करते हैं x + 2 दिनों द्वारा, और इन्हीं का अनुपात दिया है 5/6। तो x + 1 से x + 1 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा बच जाएगा x - 1 और बटे में x + 2 और बराबर में हो जाएगा 5/6। ये 3 गुना हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 6x - 6 और बराबर में हो जाएगा 5x + 10। तो x को एक तरफ लेकर जाएंगे और संख्या को एक तरफ, क्योंकि यहाँ से हमारा हो जाएगा 6x - 5x बराबर में 10 + 6 यानी कि x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 16, और यही x का मान पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 घंटियां 6 8 12 और 18 सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती है तो वह न्यूनतम समय क्या है जब वे फिर एक साथ बजेगी। तो दोस्तों ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा इसका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 6
8, 12, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। इन सभी का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा? इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 72। एलसीएम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6, 8, 12, 18 इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 3 से, इनकी 3 दूनी 6, 8, 4 3 12, 3 छक्के 18, या 2 से, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर 2 से जाएगा 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। इनकी ये घंटियाँ जो है वो 72 सेकंड के बाद एक साथ बजना शुरू करेंगे। 72 सेकंड का मतलब कितना है दोस्तों? ये होता है 60 सेकंड और प्लस का 12 सेकंड। इनकी 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। इनकी यहाँ से टाइम हो जाएगा 1 मिनट 12 सेकंड। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत जो है वो 60 पाया गया। गणनात्मक त्रुटियों को दूर करके 100 परीक्षार्थियों का प्राप्तांक जो है औसत प्राप्तांक वो 60 की बजाय 30 हो गया और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत जो है वो 45 अंक तक कम हो गया। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि टोटल उम्मीदवारों की संख्या जो है वह 1 है। यहाँ से दोस्तों कितना मापा गया है? 100 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक वो 60 की बजाय 30 मापा गया है। यानी कि यहाँ से हो जाएगा 100 गुने में 30 और प्लस का हो जाएगा कितना त्रुटि औसत नापा गया है? वो नापा गया है x माइनस 100 इंटू का नापा गया है 60 और टोटल उम्मीदवार कितना है? 1 है और कितना तक कम हो जाता है? वो 45 अंक तक कम हो जाता है। यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 3000 और प्लस का हो जाएगा 60x माइनस का 6000 और बराबर में हो जाएगा 45x। यहाँ से x को एक तरफ लाएंगे और संख्या को एक तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा 60x माइनस का 45x बराबर में हो जाएगा 6000 माइनस का 3000। यहाँ से हमारा आ जाएगा 15x बराबर में 3000। यहाँ से x बराबर हम लिख सकते हैं 200। टोटल उम्मीदवार जो थे वो 200 थे, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% की छूट मिलती है। तदनुसार अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो तो उसका बिजली बिल का कितने का था? तो उसका बिजली बिल जो था वह कितने का था? दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं उसका बिजली बिल जो था वह 100% था। यहाँ से दिया है 15% बराबर में दिया है 54 रुपया, 1% बराबर में हो जाएगा 54 बटे में 15, 3 5 15, ये 18 तिया 54। यहाँ से 100 से निकाल लेते हैं कि 100% बराबर में हो जाएगा 18 बटे में 5 और गुने में हो जाएगा 100, ये कट जाएगा 20 5 100, यानी कि 18 दूनी 36। तो उसका सही यानी कि उसका बिजली का बिल जो था वो 360 रुपया था, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियों एक स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती है। उन रेलगाड़ियों की गति जो है वह क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनटों बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होगी? यानी कि यह रेलगाड़ी जो है वो समांतर पटरी पर चल रही है, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? इनका रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वह हो जाएगा 45 माइनस का 40, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 45 मिनट। इसको मिनट को घंटा में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ से टाइम हो जाएगा 45 बटे में 60, ये 15 तिया 45 और ये 15 चौके 60, यानी कि चाल बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा, क्योंकि चाल 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा डी बटे में टी, 3 बटे में 4, यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर में, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4D बटे में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा डी बराबर में
इनकी 4D बराबर में हो जाएगा, ये भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इनकी 15, इनकी डी बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं 15/4 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे और दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बराबर में ये कितने बार हो जाएगा, इनकी 4×3 12, ये 3 सही 3/4 किलोमीटर। इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे, डी बराबर में हो जाएगा 3 + 3/4 गुने में 1000। ये दोस्तों कट जाएगा 250 बार में, यानी कि यहाँ से डी बराबर आ गया 3 किलोमीटर और 25 × 75 यानी कि 750 मीटर। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक धातु के बेलन की त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है वह 5 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले छोटे शंकुओं में ढाला गया है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से शंकुओं की संख्या निकाल लेंगे कि शंकुओं की संख्या बराबर में हो जाएगा बेलन का आयतन और बटे में हो जाएगा छोटे शंकु का आयतन। जैसे बेलन का कितना है, जैसे बेलन का त्रिज्या है 3 और ऊंचाई है और 5 और शंकु कितना है, ये बेलन का है और शंकु का त्रिज्या 1 और ऊंचाई भी है 1। यहाँ से हो जाएगा बेलन का आयतन इनकी पाई r² h और बटे में हो जाएगा शंकु का आयतन इनकी 1/3 पाई r² h। यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा r कितना है बेलन का 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और गुने में हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा ये 1/3 गुने में शंकु का त्रिज्या r1 और इंटू 1 इनकी ये हो जाएगा 9×5 = 45 और ये भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुने में हो जाएगा 3, यानी इसका हो जाएगा टोटल 135। छोटे शंकु की जो संख्या है वह है 135, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप जो है वह एक समान हो तो उनके क्षेत्रफल P तथा Q के बीच किस प्रकार की स्थिति होगी? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं ये ABCD हमारा एक आयत है और ये DEFG जो है ये वर्ग है और यह आयत है। तो बोला है कि इसका परिमाप एक समान है, तो दोस्तों इसका मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो 2 है और चौड़ाई जो है वो भी 2 है और वर्ग का जो मान लेते हैं भुजा वह 2 है, इसका भी हो जाएगा 2। इसका परिमाप कितना हो जाएगा आयत का, ये हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और इसका परिमाप हो जाएगा 4 है। इनकी लंबाई कितना है, लंबाई है 2, 2 इंटू में हो जाएगा 2 + 2 और इसका हो जाएगा 4 गुने में 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 दूनी 8 बराबर में 8। ये हमारा परिमाप समान हो गया। तो बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफलों जो है P तथा Q के बीच किस प्रकार की स्थिति होगी। मान लें कि P का जो आयतन है, यहाँ आयत है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो P है और वर्ग का क्षेत्रफल वह Q है। इन दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने में चौड़ाई और इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ये लंबाई कितना है 2 है और ये कितना है चौड़ाई 2 है और वर्ग की भुजा कितना माने है 2 माने है, 2 का स्क्वायर 4, इनकी 4 बराबर में हो जाएगा 4, क्योंकि P बराबर जो है वह Q है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो बुक में दिया है वो आंसर गलती दिया दोस्तों, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, A, B और C एक कार्य को 15, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और एक कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले तथा B कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो दोस्तों मान लेते हैं कि कार्य जो चल रहा है वह
एक्स से वाई तक चल रहा है, जिसमें कि बोल रहा है कि ए कार्य जो है वो कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, कि ए जो छोड़ देता है यहाँ से वो 2 दिन पहले छोड़ देता है, कार्य यहाँ तक समाप्त हो रहा है। और फिर बी जो बोल रहा है वो कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, क्योंकि एक 2 दिन पहले छोड़ता है और बी 4 दिन पहले, क्योंकि बी जो है वो यहाँ पर छोड़ दे रहा है। यह टोटल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 दिन, बस यहाँ से बी छोड़ दे रहा है। यहाँ तक से यहाँ तक कौन कर रहा है, ये कर रहा है सी प्लस ए कर रहा है, और यहाँ के बाद कौन कर रहा है, ये कर रहा है सी कर रहा है, क्योंकि सी लगातार कर रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है। और शुरू में कौन कर रहे हैं, शुरू में सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों काम कर रहे हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं इनकी क्षमता कि ए जो है वो 15 दिन में कर रहा है, और बी जो है 30 दिन में, और सी जो है वो 40 दिन में कर रहा है। इनका टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा इन सभी के एलसीएम यानी कि 120 हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा, 15 × 120, और बी की 30 × 4 = 120, और सी की 40 × 120 यानी कि 3। यहाँ से निकाल लेते हैं सी कितना कर रहा है, 2 दिन, तो एक दिन में सी कितना कर रहा है, 3 यूनिट, तो 2 दिन में सी कितना करेगा, ये करेगा 3 गुने में 2 यानी कि 6 यूनिट करेगा। उसके बाद सी प्लस ए कितना कर रहे हैं, 2 दिन, यानी कि सी प्लस ए जो कर रहे हैं वो एक दिन में कर रहे हैं 8 × 3 = 11 यूनिट। ये 2 दिन में कितना करेंगे, ये करेंगे 2 गुने 11 यानी कि 22। टोटल कार्य कितना समाप्त हो गया, ये हो गया 22 × 6 = 28, क्योंकि इसमें से हम घटा लेंगे 120 में से 28, यहाँ से हमारा हो जाएगा 28 × 2 = 30, और 90 × 120। इनके अभी काम करना जो है वो 92 यूनिट करना है। ये काम कौन कर रहे हैं, ये साथ में तीनों मिलकर कर रहे हैं, कि तीनों एक दिन में कितना कर रहे हैं यूनिट, ये कर रहे हैं 8, 4 12 और 3 15, 15 यूनिट काम कर रहे हैं, और करना कितना है 92 यूनिट। एक बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 92/15, यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 × 6 = 90, 6 × 2 / 15। क्या पूछ रहा है, यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये टोटल दिन पूछ रहा है। जैसे टोटल दिन हो जाएगा, टोटल डे, क्योंकि 6 × 2 / 15 दिन यहाँ हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है 2 × 2 = 4 दिन, क्योंकि टोटल हो जाएगा 10 × 2 / 15 दिन। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए जो है वो बी का 150% है, तो बी जो है वो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। यहाँ से दिया है ए जो है वो बी का 150% है, 150 बटे में 100 है, ये कर जाएगा 50 या 150, और ये 50 दूनी 100। यहाँ से हमारा आ जाएगा ए बटे में बी 3 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ से बोला है बी जो है यानी कि 2 जो है वह ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, ये 3 और 2 5 का कितना प्रतिशत है। यहाँ से बटे में हो जाएगा 5 और गुने में हो जाएगा 100, यहाँ से प्रतिशत निकल जाएगा, ये कर जाएगा 20 × 5 = 100, क्योंकि इसका प्रतिशत जो है वह है 20 × 40%। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।